ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और क्लास शुरू करने से पहले जितने बच्चे क्लास में हैं उनसे मैं एक बार बता दूं कि मैम जो आपको पढ़ाती हैं वो छुट्टी पर है, तो इसलिए आज की क्लास उनकी जगह मैं लूंगा। और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम पिछले साल जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे, मतलब आपके से मतलब जो पिछले साल 10th क्लास में थे, उनके जो हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे उसका पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके आपके एग्जाम है परसों से और परसों आपका मैथ का ही पेपर है, तो इसकी हेल्प से हम जो भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं उनको रिवीजन करने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें। तो क्वेश्चंस को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोगों को ही सॉल्व करना है। तो ये पेपर है आपका पिछले साल जो अ, सितंबर 2022 हाफ ईयरली, कक्षा 10, विषय गणित, अंक 40, समय 90 मिनट। तो इसमें 1 से लेकर 15 तक के जो प्रश्न है वो 1 नंबर का है, 16 से 18 तक के 2 नंबर के क्वेश्चन है, 19 से 21 तक के 3 नंबर के, और 22 और 23 जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके आज देखने वाले हैं। तो अच्छा, पहले ये बताओ आप लोगों का हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम? आप लोग हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से? हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम से, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हिंदी वाला पार्ट ही हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है? तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि इन चारों में से अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है। तो क्या आप लोग ट्राई करेंगे? ट्राई करके मुझे बताओ अपने अपने आंसर, इन इसमें सही आंसर कौन सा होगा। अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है? भाई जो संख्या अपरिमेय नहीं होगी वो क्या होगी? परिमेय होगी। तो आपको, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, तो आपको परिमेय संख्या बतानी है इनमें से कौन सी है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है। जो अपरिमेय संख्या नहीं होती वो कौन सी होती है? परिमेय। तो अपरिमेय संख्या इन चारों में से बतानी है कौन सी होगी। बताओ, आपको भी थोड़ा पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना आता है, और मुझे भी पता चल जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी या डी? क्या हुआ भाई, कुछ तो आंसर दे दो, तुक्का ही मार दो, मुझे पता तो चले कि आप लोग हाँ सुन रहे हो मेरी बात। चुपचाप बैठे हो यार, ऐसे ही बैठे रहते हो क्लास में, जब मैम पढ़ाती है तब भी ऐसे ही बैठे रहते हो। पेपर देना है ना परसों आप लोगों को। मुझे क्लास में थोड़ी एक्टिवनेस चाहिए भाई। अगर आप लोग रिप्लाई करोगे, आप रेस्पॉन्स कर, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं बैठा रहूंगा ऐसे ही। मैं भी, आप भी ऐसे ही बैठे रहो, क्या होगा 1 घंटे में? सी, ए, ए, सी, ए। सी और ए आंसर आए हैं, तो सी और ए में से कोई भी सही नहीं है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। देखो, मुझे बेसिकली ये बताना है कि इसमें परिमेय संख्या कौन सी होती है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आपने दशमलव प्रसार पढ़ा था। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब जितने भी शांत दशमलव प्रसार होते हैं, शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है? ऐसे दशमलव प्रसार जो रुक जाएं। ठीक है, जो रुक जाएं, जैसे 3.5 एक शांत दशमलव प्रसार है, या 3.567 एक शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि ये 5 पर आकर रुक गया, ये 7 पर आकर रुक गया। तो जितने भी हमारे शांत दशमलव प्रसार होते हैं वो सब परिमेय संख्या होती है, वो सब परिमेय संख्या होती है। अब बात करते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आवर्ती और एक होते हैं अनावर्ती, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, आवर्ती मतलब रिपीटिंग और अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग।
नॉन रिपीटिंग मतलब कहने का क्या है कि ऐसा दशमलव प्रसार जो अशांत हो और रिपीट हो रहा हो। जैसे मैंने लिखा 3.5 7 5 7 5 7 और ये चलता जा रहा है। तो ये देखो, ये अशांत है। अशांत क्यों है? क्योंकि ये रुक नहीं रहा, ये आगे चलता जा रहा है। और आवर्ती क्यों है? आवर्ती इसलिए है, रिपीटिंग इसलिए क्योंकि इसमें 5 7 5 7 5 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3.57 का बार। 9th क्लास में आपने पढ़ा था। तो जितने भी बार वाले दशमलव होते हैं, जिनके ऊपर बार लगा हो, जिनके ऊपर बार लगा हो, वो भी क्या होते हैं? परिमेय। वो भी क्या होती हैं? परिमेय संख्या। अब बचा लास्ट, जो कि है अनावर्ती। अनावर्ती मतलब जो रिपीट ना हो, मतलब अशांत हो और रिपीट ना हो। अशांत होने का मतलब जैसे मैंने लिख दिया 3.25 3 4 2 0 5 और ये चलता जा रहा है। तो आप इस दशमलव प्रसार को ध्यान से देखो, ना तो ये रुक रहा है, ना तो ये रुक रहा है, ये आगे चलता जा रहा है, और ना ही इसमें कुछ रिपीट हो रहा है। जैसे इसमें तो 5 7 5 7 5 7 5 7 ऐसे रिपीट हो रहा था, इसमें तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें ना तो कुछ रिपीट हो और ना ही वो रुका हुआ हो, उसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। और ये हमारी होती है अपरिमेय संख्या। ये हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो ये चार्ट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है? शांत दशमलव प्रसार, अशांत और आवर्ती, ये दोनों परिमेय हैं। और ये होती हैं अपरिमेय संख्या, जो अशांत हो मतलब जो रुके ना, और जो नॉन रिपीटिंग हो मतलब जो रिपीट ना। ठीक है, बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? दशमलव प्रसार क्या होता है? तो अगर आप ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन आप देखो, पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 2.01 1001। तो क्या इसमें कुछ रिपीट हो रहा है? क्या इसमें कुछ रिपीट हो रहा है? बताओ। 2.01 10 01। तो कुछ रिपीट हो रहा है? कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये अशांत है, और ये क्या है? अनावर्ती। और जो अशांत और अनावर्ती होते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये तो हमारी अपरिमेय संख्या है। हमें तो ये बताना है ना कि अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है। तो ये तो है, क्योंकि ये अशांत है और ये अनावर्ती है। अच्छा, रिकॉर्डिंग भेज दूं? तो क्लास नहीं लोगे क्या आप? हम्म, क्लास नहीं लोगे क्या आप? भाई ये थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, मतलब थोड़ा रखो क्लास में। लेंगे तो पहले क्लास में ध्यान दे लो। रिकॉर्डिंग आपको भेजी नहीं जाती क्लास के बाद? रिकॉर्डिंग आती है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या नहीं आती, मुझे ये बताओ। रिकॉर्डिंग आती है या नहीं आती? आती है। दीपक किरात नाम से जो स्टूडेंट है, आती है रिकॉर्डिंग? तो यहाँ अलग से मेंशन क्यों कर रहे हो? आपके रिकॉर्डिंग भेज देना। मैं यहाँ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अलग ही रिकॉर्डिंग भेज देना। ये समझ में आ गया ये क्यों है अपरिमेय संख्या? बताओ जरा, ये अपरिमेय संख्या क्यों है? बताओ। ये अशांत है और ये अनावर्ती है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखो 2√2। तो 2√2 क्या? जितनी भी रूट के अंदर संख्याएं लिखी होती है, जिनका आप अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ना निकाल पाओ, वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे आपने सिद्ध कराया चैप्टर 1 में, √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। तो भाई रूट के अंदर आप देखो क्या लिखा हुआ है। अगर आप उसका वर्गमूल निकाल सकते हो अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो वो परिमेय होती है, और अगर नहीं निकाल सकते हो तो वो अपरिमेय होती है। तो रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है, क्या आप 2 का वर्गमूल निकाल सकते हो? क्या आप 2 का वर्गमूल निकाल सकते हो अभाज्य गुणनखंड विधि से? नहीं निकाल सकते। तो ये भी हमारी अपरिमेय है। तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। इसको देखो, 2 + 2√4। 2 + 2√4 का मतलब क्या है? 2 + 2। √4 का मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 2 + 2 दूनी कितना हो गया? 4। 2 और 4 6। और 6 क्या है? एक परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि मैं परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको आप P/Q के रूप में लिख सको, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 ना हो। तो मैं 6 को 6/1 लिख सकता हूँ। ठीक है। और ये P/Q के रूप में लिखी हुई संख्या है, P और Q दोनों पूर्णांक।
तो हमें क्या बताना था, कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। तो ये सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं, हम लोग क्या है, लास्ट ईयर 2022 में जो हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे 10th क्लास के, कक्षा 10 के हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर 2022 में जो पेपर हुआ था उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय बताना है। मैंने अभी बताया, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी हो, रूट वाली जो संख्याएं होती है, आप ये देखो आप किस किस का रूट निकाल सकते हो। जिनके रूट आप निकाल दोगे वो तो परिमेय होंगे, जिनके नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय होंगे। भाई रूट किस किस का निकाल सकते हो आप, इन चारों में किस किस का रूट निकाल सकते हो ये बताओ मुझे। तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हो रही आपकी, आपको कुछ मतलब अगर एग्जाम में आ गए क्वेश्चन तो आप तो कुछ करके ही नहीं आओगे। किसी का भी सही आंसर नहीं है, पहला क्वेश्चन पूछा उसमें भी किसी ने सही आंसर नहीं दिया। हाँ, संदीप मुआदी नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर सही है सी। तो 1 का रूट क्या होता है 1, 4 का रूट क्या होता है 2, 9 का कितना होता है 3, 8 का आप नहीं निकाल सकते अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या होती है। 2 भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। 3 भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। रूट में जो संख्या लिखी हो जिसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते अभाज्य गुणनखंड विधि से, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो। तो क्लियर हुई क्यों होगा सी? कि भैया आप 1 का रूट 1 आएगा ना, तो 1 को आप 1/1 लिख सकते हो। 4 का रूट 2 आएगा, 2 को 2/1 लिख सकते हो। 9 का रूट 3 आएगा, 3 को आप 3/1 लिख सकते हो। लेकिन 8 का रूट आप निकाल सकते हो क्या? देखो निकाल के देख लो। 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसके तो पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। इसका नहीं बनाना तो आप वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे। तो ऐसी संख्या रूट में अगर लिखी हो जिसका आप वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हो अभाज्य गुणनखंड विधि से, वो क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शून्यकों का योग बताना है। फॉर्मूला किसको पता है? किसी को फॉर्मूला पता है शून्यकों के योग का? आपके पास फॉर्मूले भेजे गए हैं क्या ग्रुप में? क्या आपको फॉर्मूले भेजे गए हैं ग्रुप में? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में क्या आपको फॉर्मूले भेजे थे मैडम ने? हाँ या ना में जवाब दो भाई, नहीं भेजे तो मैं भिजवा दूंगा। कुछ बोलते ही नहीं हो आप लोग। फॉर्मूले भेजे, फॉर्मूले भेजे थे मैम ने या नहीं भेजे थे? नहीं भेजे। ये वाली, ये पीडीएफ भेजी थी, ये पीडीएफ भेजी थी पेपर की। ठीक है, दोनों चीज मैं भिजवा दूंगा। फॉर्मूला क्या होता है भाई? शून्यकों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? शून्यकों का योग क्या होता है बताओ, कौन बताएगा? -b/a होता है। भाई आपका परसों पेपर है, आपको पता ही नहीं है कुछ? क्या पढ़ाई कर रहे हो? परसों पेपर है ना सबका, मैथ का, हाफ ईयरली एग्जाम, क्लास 10th बोर्ड की क्लास। फॉर्मूले नहीं पता और अभी तक, वाह। बी की वैल्यू क्या होगी इसमें? ए बी और सी की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आएगी। पता है तो बताओ भाई, ए बी और सी की वैल्यू बताओ क्या आएगी। जिनको पता है वो बताओ ना फिर। अच्छा आप इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोस।
कैसे निकालेंगे? हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो ए कितना होगा? ए वो होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? 1, तो ए की वैल्यू आ गई 1। बी क्या होगा? बी वो है जो एक्स के साथ लिखा है, तो एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? -1। 1 सी क्या होगा? -5। तो सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग क्या होगा? -b/a। तो माइनस बी का मान कितना है? -1 अपॉन ए का मान कितना है? 1। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/1 यानी 1। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए। आगे समझ में सभी को? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एचसीएफ निकालना है 280 और 245 का। अभी तक तो भाई सिर्फ एक बच्चे ने एक क्वेश्चन का आंसर सही किया था। काफी, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक नंबर के। अभी तो बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो आप देख सकते हैं आपकी तैयारी क्या है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 280, 280 और 245 का एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 280 एंड 245 इज, एचसीएफ कैसे निकालते हैं? हम्म। बी। ओके, चेक करो ठीक से, बी आएगा क्या? और किसी का आंसर आया कोई? ए। ओके, 1 मिनट और है भाई, कर लो आप अपनी कैलकुलेशन। बी, ए, सी, डी जो भी आएगा। बी। बी कैसे आया बी? राजेंद्र जाखर नाम से स्टूडेंट है। कैसे आया बी? नोटबुक दिखाओगे कैसे किया सॉल्व? हम्म। कैसे आया बी? लक्ष्य कुमार नाम से स्टूडेंट है, आप बताओ कैसे आया बी? एचसीएफ निकालना नहीं आता? ए। ए कैसे आएगा? किसी ने अगर नोटबुक में सॉल्व किया तो मुझे एक बार दिखा दो। किसी भी स्टूडेंट ने अगर नोटबुक में सॉल्व किया है तो दिखाओ। भाई ना तो ए आएगा, ना बी आएगा, ना सी आएगा, तो क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? कैसे आएगा? देखो, अब बोल रहे हो डी, जब से मैं पूछ रहा हूँ तब तो किसी ने नहीं बोला डी। देखो कैसे निकालते हैं एचसीएफ। हम सबसे पहले इसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे 280 के और 245 के। तो 280 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0। 2 सत्ते 14, 0। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। फिर 245 के अभाज्य गुणनखंड किए। 5 चौक 20, 5 निम 45। 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो 280 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, गुना 5 गुना 7। 245 को आप क्या लिख सकते हो? 5 गुना 7 गुना 7। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या लेते हैं? कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? ऐसी ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रही है? तो आप देखो, 5 गुना 7 है ना, 5 गुना 7 और 5 गुना 7 दोनों में आ रहा है। तो एचसीएफ क्या होगा? 5 गुना 7 और 5 गुना 7 यानी 35। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 35। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? एक बताओ। यस सर। इसकी पीडीएफ में आपको भेज दूंगा बाद में।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर एक एपी दी हुई है, आपको बताना है कि इस एपी का, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा। विच टर्म ऑफ द एपी 3,8,13,18 इज 78। करो इसको सॉल्व, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5। सी, ओके, 12। ओके। अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया है, जिनमें बच्चों ने आंसर दिया है। ए आएगा सर। ए आएगा, ठीक, देखते हैं सर आएगा सर। क्या आएगा। ए आएगा सर। अरे 16। सुन लिया भाई, सुन लिया, ए आएगा, अभी देखेंगे। 16, हाँ 16 सही आंसर, वेरी गुड। मेरे पीछे 16 ही है। हाँ जी, 16 सही आंसर है, वेरी गुड। तो कैसे करेंगे, हम इसमें मान लेंगे कि जो भाई 78 है वो nवां पद होगा। आपसे ये पूछा गया है कि आपके पास एक समांतर श्रेणी है, इसमें कौन सा पद 78 होगा। तो मान लो, माना nवां पद जो है वो 78 होगा। nवां पद क्या होगा, 78 होगा। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब a कितना है, पहले हम a निकाल लेते हैं। a कितना है, 3, प्रथम पद होता है a। d कितना है, 8-3, 8-3, तो कितना आ गया, 5। तो a का 5। मान 3 और 8, d का मान 5। अब इनको हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में रखते हैं। तो nवां पद 78 है, बराबर a का मान कितना है, 3 प्लस n मुझे निकालना है -1, d कितना है, 5। 3 को मैं इधर ले आता हूँ, माइनस का हो जाएगा, 78-3 बराबर n-1 गुना 5। 78 में से 3 का तो कितना बचा, 75 बराबर n-1 गुना ये बात नहीं है। 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 इधर गुणा हो रहा है तो इस तरफ आकर भाग हो जाएगा। तो ये हो गया 75/5 बराबर n-1। 75 को 5 से भाग करेंगे तो 15 आया, 15 बराबर n-1। तो ये एक जो है माइनस का इधर आकर प्लस हो गया, 15 + 1 बराबर n, 15 और 1 16 बराबर n। या मैं क्या लिख सकता हूं, या n बराबर 16। तो कौन सा पद होगा, हमने माना था nवां पद यानी 16वां पद, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर। ठीक है, बताओ, क्लियर हुआ। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स, बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन में कहा गया है आपके पास दो इक्वेशन है, क्योंकि आपको शायद ये क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ। एक इक्वेशन है x - ky + 4 = 0, और दूसरी इक्वेशन है
2x माइनस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है कि के किस मान के लिए या के किन मानों के लिए समीकरणों का जो युग्म है वो अद्वितीय हल हो। के किन मानों के लिए इस समीकरण का युग्म क्या होगा? अद्वितीय हल। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? बी। वेरी गुड। बाकी लोगों का क्या आंसर आया भाई? बी। ठीक है। तो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है? समीकरण के युग्म के अद्वितीय हल आने की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। है ना, ये आपने पढ़े होंगे ना, तीन चीजें। अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के तो अद्वितीय हल होता है। अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के तो कोई हल नहीं। और तीसरा आपने पढ़ा होगा कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और बराबर है c1 अपॉन c2 के तो अनेक हल। ये तीन कंडीशन आपने पढ़ी होंगी चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है। तो उसी से ये क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है कि अद्वितीय हल है इन समीकरणों के युग्मों के। तो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या है? अच्छा, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होते हैं? मैं क्या करूंगा? तुलना करूंगा। ठीक है। जो ये वाली समीकरण है इसकी तुलना किससे करूंगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो a1 क्या है? x के साथ, तो x के साथ क्या है यहाँ पर? 1। तो a1 का मान आ गया 1। b1 क्या है? y का गुणांक, तो यहाँ पर y का गुणांक क्या है? माइनस के, तो b1 आ गया माइनस के। c1 क्या है? अचर, तो यहाँ पर अचर क्या है? 4। इसकी तुलना में किससे करूंगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है, ये तो a1 b1 c1 आ गए पहले वाली समीकरण से। दूसरे वाली समीकरण से a2 कितना आएगा? a2 कौन है? a2 वो है जो x के साथ है, तो x के साथ कौन है? 2। b2 कौन है? b2 वो है जो y के साथ है, y के साथ कौन है? -6। c2 कौन है? c2 कांस्टेंट है यानी -5। तो ये आ गया आपका a2 b2 और c। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल की कंडीशन होती है ये। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? इस कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों समीकरणों के युग्म के अद्वितीय हल हैं, अतः a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। ठीक है। अब a1 कितना है भाई? a1 है आपका 1 बटे a2 कितना है? 2। बराबर नहीं है, b1 है माइनस के, b2 है -6। माइनस से माइनस कट गया, तो 1/2 बराबर नहीं है k/6 के। तो यहां से 6 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, तो 6/2 बराबर नहीं है के। 6 को 2 से भाग किया तो 3 बराबर नहीं है के, या के बराबर नहीं है 3 के। तो सही आंसर इसमें क्या मैच करेगा? आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बताइए।
इसका आंसर क्या होगा 7 का। अधिकतम शून्य कितने होंगे इसके? ax² प्लस bx प्लस c एक बहुपद है, इसके कितने शून्य होंगे? तो आपको पता होगा कि जो बहुपद की घात होती है वही शून्य होते हैं उसके, मतलब जितने बहुपद की घात होती है उतने ही शून्य उसके हम निकाल सकते हैं। आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे मध्यपद विभाजन विधि से, तो दो आंसर आते थे ना, दो आंसर आते थे। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं 3x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0, और मैं कहूं इसको मध्यपद विभाजन विधि से हल करो, तो इसके दो आंसर आएंगे। क्यों आते हैं वो दो आंसर? दो आंसर इसलिए आते हैं क्योंकि जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही शून्य होते हैं। बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात। बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात। तो इसमें चर क्या है? x, और उसकी अधिकतम घात कितनी है? चर क्या है इसमें? x, उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। ठीक है, तो यही क्या होंगे? शून्यकों की संख्या होगी। अगर बहुपद की घात 3 आती तो शून्यकों की संख्या 3 होती। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि ए एक्स की पावर 23 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मैं आपसे कहूं कि इसके कितने शून्य आएंगे? इसके कितने शून्य आएंगे? कितने शून्य आएंगे इसके? अधिकतम घात क्या है चर की? यहाँ पर 23। चर क्या है यहाँ पर? एक्स, उसकी अधिकतम घात है 23, तो कितने शून्य आएंगे? 23। तो जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही शून्य आते हैं। जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही शून्य आते हैं। तो इसमें अधिकतम घात 2 है, तो शून्य भी कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन। समझ में आया सभी को? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शून्यकों का गुणनफल बताना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है 6x² प्लस x माइनस 2, तो इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो, मतलब एक से एक कलाकार है, एक अपना एसआरएन नंबर लिख रहा है। भाई मैंने एसआरएन नंबर पूछा है क्या? मैं पूछ रहा हूँ शून्यों का गुणनफल क्या होता है, वो लिख रहा है एसआरएन नंबर। पढ़ाई वढ़ाई कर लो भाई, परसों पेपर है। यही नहीं पता कि शून्य का गुणनफल क्या होगा? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, C/A। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? C/A। तो इसमें ए बी और सी के मान क्या होंगे? इसकी तुलना करूंगा मैं ax² प्लस bx प्लस सी से तुलना करने पर, तो a कितना आएगा? a क्या है? x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है? 6, तो a 6 आ से गया 6। b क्या होगा? x का गुणांक, तो x का गुणांक है यहाँ पर 1। c क्या है? अचर, तो अचर है यहाँ पर -2। आपको चाहिए क्या? गुणनफल। तो गुणनफल क्या होगा? C/A। c कितना है? -2, है ना? आगे लिख लेते हैं नीचे की तरफ। तो गुणनफल क्या आएगा? c कितना है? -2। a कितना है? 6। तो 2 एकम 2, 2 3 6, यानी -1/3। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। ये -1/3 था, ये -2/3 था, ये 1/3, ये 1/3। तो सही आएगा ऑप्शन सी। क्लियर सभी को?
यस सर। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कीजिए। x प्लस वाई की वैल्यू 14 है, x माइनस वाई की वैल्यू 4 है। आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो 10 क्वेश्चन तो ये एक एक नंबर के इतने आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू बतानी है। दो मेथड है आपके पास, एक तो होता है प्रतिस्थापन विधि और एक होता है विलोपन विधि। आपको जो विधि आती है उससे सॉल्व करके इसका आंसर आपको देना। बी, कौन सीख रहा है भाई? अगर चीखना है तो इतनी हिम्मत रखो कि सामने चीख सको। अब चीखो जरा, चीखो भाई। कौन चीख रहा था अभी? कौन चिल्ला रहा था? नहीं है ना हिम्मत सामने से चीखने की, तो चुपचाप बैठ रहो, माइक बंद करिए। अगर हिम्मत है तो आप चीख के दिखाओ। नहीं है ना, बस अब आवाज ना सर आए। मैं हाँ बताओ। बी। बी, एक बार रीचेक कर लो, बी या सी। एक्स की वैल्यू क्या आई है? बी। सी ना। देखो, विलोपन विधि आपने पढ़ी होगी, हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं, वो थोड़ा इजी पड़ेगा। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर को हम जीरो कर देते हैं। जीरो करने से मतलब ये है कि उसको हम विलोपन कर देते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं, इसको मैंने बोला फर्स्ट, इसको मैंने बोला सेकंड, इनको मैं जोड़ रहा हूं, तो x और x कितना होगा, 2x, प्लस का y और माइनस का y क्या होगा, 0, बराबर 14 और 4 कितना होगा, 18। तो 2x बराबर 18 आया। x का मान यहां से कितना आया, 18/2। 18 का 2 से भाग किया तो 9, x का मान 9 आ गया। अब x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। x का मान 9 प्लस वाई बराबर 14। तो y का मान क्या आएगा, 9 इधर जाकर माइनस का हो गया, 14 माइनस 9, तो y का मान कितना आ गया। तो x का मान कितना आया था, 9, और y का मान 5। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन या जो भी आपको अच्छे से आता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा नहीं गया, इस क्वेश्चन में कहा नहीं गया कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। तो आप किसी भी मेथड को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको ऑप्शन देखते टाइम ये ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है। आपने सही ठीक किया होगा, 5 और 9 आपके आंसर आ गए, लेकिन आपने ये देखा ही नहीं कि 5 किसका है और आंसर है और 9 किसका है। तो 5 वाई का है, 9 एक्स का है, तो वो जरूर देख लेना। इस ऑप्शन में एक्स का मान 5 है, लेकिन हमारा एक्स का मान 9 आया। ठीक है, तो ऑप्शंस को ठीक से आपको मैच करने के बाद आंसर करना। ओके, क्लियर है सभी को ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, सही या गलत चुनना है, ट्रू और फॉल्स। तो अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करने पर रैखिक समीकरणों 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर 22 के युग्म समांतर है। ये सही है या गलत है, ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? आपको दो समीकरणें दी हुई है, 5x माइनस 3y बराबर 11 और माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर 22। आपसे ये कहा गया है कि आप ये बताओ कि क्या इन दोनों
समीकरणों के जो युग्म होंगे, जब आप उनका ग्राफ बनाओगे तो क्या वो समांतर आएगा? A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करने। तो अगर ट्रू है तो T लिख दो, फॉल्स है तो F लिख दो। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो T लिख दो, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिख दो। नो सर, यस सर, ओके। अब यस और नो का मतलब मैं क्या समझू? टी और एफ लिख दो ना इससे अच्छा। ट्रू है तो टी लिख दो, फॉल्स है तो एफ लिख दो। समांतर होने की कंडीशन क्या होती है? A1/A2, ये मैंने अभी बताया था, बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता C1/C2 के। तो आप A1A2, B1B2, C1C2 की वैल्यू निकालो, इसमें रख के देखो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ट्रू है। वेरी गुड, ट्रू। तो सबसे पहले A1A2, B1B2 और C1C2 की वैल्यूज हम यहां पर निकालेंगे। ट्रू है, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। तो ये 11 इधर आकर माइनस का हो गया, 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। ये 22 इधर आकर माइनस का हो गया, माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस का 22 बराबर 0। A1 कितना होगा? A1 होगा हमारा 5। B1 कितना होगा? B1 हमारा होगा -3। C1 कितना होगा? C1 हमारा होगा -11। ऐसे ही A2 क्या होगा? A2 कौन है? x के साथ, तो -10। B2 क्या होगा? B2 कौन है? y के साथ, तो 6। C2 क्या होगा? C2 कौन है? अचर, तो माइनस का 22। A1 B1 C1, A2 B2 C2 हमने निकाल लिए। अब A1/A2 निकालो, तो A1/A2 कितना आएगा? A1/A2, A1 कितना है? 5 बटे A2 कितना है? -10, तो माइनस का 1/2 आए। B1/B2 कितना आएगा? माइनस का 3/6, यानी माइनस का 1/2 ही आया। ठीक है। C1/C2 कितना आएगा? माइनस का 11 बटे माइनस का 22, तो माइनस से माइनस कट गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 1/2 आया। तो यहां पर आप देखो, A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं। तो यानी मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि भाई A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं आ रहा है C1/C2। ठीक है। है ना? समांतर सरनेर सर। यही तो आया यहां से, देखो A1/A2 की वैल्यू -1/2, B1/B2 की भी वैल्यू -1/2। ये दोनों बराबर हैं, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, क्योंकि C1/C2 की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या कहूंगा कि ये जो समीकरणों का युग्म है ये पैरेलल है, समांतर है। तो यानी ये जो दिया हुआ है ये क्या है हमारे लिए? ट्रू। ठीक है। क्लियर हुआ सभी को कैसे करना है? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं -4, 3 और 8, -5 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, -1 है। क्या ये सही है या गलत है, आप बताइए।
या फॉल्स है? फॉल्स है। बताओ भाई, क्या होता है फॉर्मूला? मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद कर लो भाई। सारे क्वेश्चन आपने अभी तक जितने भी किए सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। सब में सिर्फ फॉर्मूला लग रहा है सीधा सीधा। कोई भी क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपने देखा होगा मुश्किल नहीं है। सारे बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला अगर याद है तो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो सब कुछ मुश्किल लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला? मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन, यही होते हैं। आया याद? हमें क्या दिया हुआ है, बिंदु क्या दिए हुए हैं? -4, 3 और 8, -5। तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया और ये हमारा y2 हो गया। तो निर्देशांक क्या आएंगे? अतः निर्देशांक क्या आएंगे? बराबर x1 की जगह क्या रखूंगा? -4 प्लस x2 की जगह 8/2 कॉमा y1 की जगह 3 प्लस y2 की जगह -5/2। तो क्या है आंसर? बराबर ऑलमोस्ट 8 में से 4 गया तो 4/2। 8 में से 4 गया तो 4/2। ठीक है। और 3 प्लस माइनस माइनस हो गया तो 3 - 5 कितने होंगे? -2। तो माइनस का 2/2। 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया तो 1 बचा। तो आंसर क्या आया? 2, -1। तो यही तो कहा गया है कि 2, -1 है, तो ये भी क्या है? ट्रू। क्यों है ट्रू? क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। सिर्फ फॉर्मूला है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर पहले जो लिखा होता है वो एक्स होता है, जो बाद में लिखा होता है वो वाई होता है। क्योंकि अब इसमें दो निर्देशांक है तो पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2 बोल दिया। फिर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? तो अब हमारे पास टाइम कम है तो मैं अब आपको पूरा क्वेश्चन कराने के बजाय मैं सारे क्वेश्चन के आपको बता देता हूँ कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लोगे, 15वां पद पूछा गया है। तो nवें पद का फॉर्मूला आपको लगाना है इसमें। ठीक है, nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? a+n-1 × d। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, इतना आसान। आपको ए पता है कितना है? 1। डी आप निकाल सकते हो, एन आपको पता है 15। आंसर आ जाएगा। कर लो या कराऊं? बताओ। एनवा पद क्या होता है? a+n-1 × d। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 14। इसमें देखो ये आपके सिलेबस से हट चुका है। त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है ये हट चुका है सिलेबस से, तो ये है नहीं। और अगर होता तो इसका आंसर क्या होता? 16:25। अब क्यों होता वो बाद में, वो छोड़ो आप। तो सॉरी, 16:25 नहीं, 2:3 होता। क्यों होता छोड़ो, जब है ही नहीं सिलेबस में। इसका आंसर बताओ। मूल बिंदु से 5, -7 की दूरी। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होती है? फॉर्मूला सिंपल। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर √x² + y²। ये x है और ये y है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5। y की वैल्यू -7। इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, छोटे छोटे से। क्लियर हुआ ये सभी को? ये सभी को क्लियर हुआ? फॉर्मूला है सिर्फ d = √x² + y²। इसमें रखो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया या बताओ भाई, बोल ही नहीं रहे हो कुछ। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 16।
k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं। तो जब आपने पढ़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो मूल हमारे वास्तविक होते हैं, वास्तविक तथा भिन्न। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो मूल हमारे क्या होते हैं, अवास्तविक, या हम क्या कह सकते हैं, काल्पनिक। ठीक है। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो तो मूल होते हैं हमारे बराबर। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि मूल जो है बराबर है, मूल बराबर है। तो मैं कौन सी कंडीशन लगाऊंगा, मूल बराबर कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर। तो यहां से आप ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू 3 आएगी, बी की वैल्यू k आएगी, सी की वैल्यू 3 आएगी। इसमें रख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 में रख दो। बी का मान कितना है, k स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 3 इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इधर जाकर प्लस का होगा, सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो k की वैल्यू √36, तो प्लस माइनस 6। तो k के आंसर क्या आएंगे, 6, -6, दो आंसर आएंगे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 31 हो और गुणनफल 240 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लो पहली संख्या x है, माना पहली संख्या क्या है, x। तो दूसरी क्या होगी, 31 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग 31 है तो पहली x तो दूसरी 31 माइनस एक्स। इनका गुणनफल 240 है, तो x गुना 31 माइनस एक्स बराबर 240। ठीक है, अब आप क्या करोगे, गुणा कर दो अंदर, 31x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 240। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 240 बराबर 0। तो ये आपकी एक द्विघात समीकरण आ गई। मध्य पथ विभाजन विधि से आप इसको हल कर सकते हो, या द्विघात सूत्र से आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, इसकी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। मैं क्वेश्चन जो आधे छोड़ रहा हूं उनको पूरे करना है आपको, जो भी क्वेश्चंस मैंने आधे छोड़े हैं उन सबको पूरा करना है, प्रैक्टिस कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, करते रहो, बी सी टाइप करते रहो, है ना, करते रहो बी सी टाइप, परसों पता चल जाएगा। चलिए, इसमें बोला गया है एक एपी का 11वां पद 38 है। ठीक है भाई, मैं क्लास यहीं पर एंड कर रहा हूँ क्योंकि कोई सीरियस है नहीं पढ़ने के लिए। मैं एंड कर देता हूँ क्लास। ओके, आप करते रहो बी सी टाइप। ठीक है, जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, ये क्लास में यहीं तक रखूँ। जब कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है तो मैं क्या पढ़ाऊँ। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, वैसे भी टाइम हो गया है, बाकी लोग जा सकते हैं।